ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर वालों के लिए हमारी एमसीक्यू सीरीज चली थी, जिसका आज पार्ट 11 है। ठीक है, आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है, परेशान नहीं होना। एक क्लास आई थिंक बस ज्यादा गई थी, जो कि 7th क्लास थी, उसमें बहुत ज्यादा समझा दिया था। ठीक है, चलो उसमें समझाने वाला था। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर फ्री पीडीएफ और टेस्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, globaliti.org डालोगे या फिर सिर्फ ग्लोबल आईटीआई डाल दोगे। आप क्या डाल दोगे, सिर्फ ग्लोबल आईटीआई। तो सबसे पहला वाला जो लिखा हुआ ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट फॉर आईटीआई स्टूडेंट, इस पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा और इसको आप जब स्क्रॉल करोगे और नीचे जाओगे तो आपके सामने ये एक कुछ बन के आएगा। तो इसमें क्या है कि आपको निमी के टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट वो दिख जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर देखना होगा, क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, सीबीटी के एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने देख सकते हैं आप। तो इस तरह से अगर आपको अपने पढ़ाई को बेहतर बनाना होगा और इससे और ज्यादा जानकारी लेनी होगी तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास पे आते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 169 कह रहा है विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन सैटेलाइट रिसीवर। ठीक है, सैटेलाइट रिसीवर में कौन से टाइप का केबल हम उपयोग कर रहे हैं। तो आपके सामने एक बहुत छोटा सा हम ये टेबल लाए हैं, इस टेबल में सिर्फ जो इसमें है वही हम डिस्कस किए। ठीक है, तो RG6 केबल की बात किया है तो ये हमारा कि इसका आउटर डायमीटर भी पूछ लेता है तो 0.185 इसकी आउटर डायमीटर है। और Z मतलब इम्पीडेंस यानी प्रतिरोध, इम्पीडेंस जो इलेक्ट्रिकल में अगर बात करेंगे तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा 75 ओम। आप इन तीनों में देख सकते हैं कोई भी हमारा कनेक्टर था तो वो बीएनसी कनेक्टर जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो या तो 75 ओम से हो रहा था या तो 50 ओम से हो रहा था। तो ये हमारा 75 ओम वाला है। ठीक है, RG6 की बात करें तो डायमीटर हमारा 0.185 और इसको क्या लिखा है, शॉर्ट लेंथ आउटडोर एंड केबलिंग इन केबल टीवी फील्ड। ठीक है, केबल टीवी में कनेक्शन करने के लिए इस केबल का उपयोग करते हैं। और RG59 की बात करें तो इसका डायमीटर 0.146 और इसका ओम 75 होगा। ठीक है, इंपीडेंस। अगर एग्जांपल की बात करें तो LNBC2 सैटेलाइट रिसीवर। ठीक है, कहां यूज कर रहा है, हमारा लोकल एरिया से सैटेलाइट रिसीवर और मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर में उपयोग होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, क्या पूछ रहा है, उपग्रह रिसीवर सैटेलाइट रिसीवर में किस प्रकार के केबल उपयोग करते हैं, तो RG59। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, एक और बात करना चाहेंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताया करें, कमेंट बहुत कम रहते हैं तो मुझे इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। आई थिंक कि भाई जरूरी है आप लोगों को जानना कि आपको क्या चीज और पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, CT100 की अगर बात करें तो इसका डायमीटर आप देख सकते हैं 0.25 होता है और ओम की बात करें तो 75 ओम होता है। ठीक है, अब ये देखो कनेक्शंस के लिए रूफटॉप टीवी रिसीवर के लिए हमारा उपयोग होता है कौन सा, CT100 यूज होता है। ठीक है, और कनेक्शंस के लिए भी उपयोग होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा, RG59। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उससे ज्यादा ही एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कि भाई ऑप्शन वाइज भी समझा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें केबल के बारे में पता चला कि RG59 को हम उपयोग करते हैं भैया कहाँ, उपग्रह में यूज करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 170 व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस प्रतिबाधा ऑफ बीएनसी कनेक्टर। अब बीएनसी कनेक्टर के अभी बारे में बात कर ही रहे थे। ठीक है, बीएनसी कनेक्टर की विशेषताएं, प्रतिबाधा Z0 क्या है, तो हमने बताया था दो था, एक तो 50 ओम था और एक 75 ओम था। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या है उसमें से, हाँ भाई 75 ओम है तो हमारा सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को आ रहा होगा क्योंकि हम पीछे से सीरीज कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पीछे की सीरीज जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है विच कनेक्टर इज यूज्ड ऑन अनबैलेंस्ड ऑडियो केबल। ठीक है, अनबैलेंस हम कहे ना कि हर चीज समझाई जाएगी। असंतुलित ऑडियो केबल पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो हमारे पास 4 कनेक्टर है, चारों को समझेंगे। ये नहीं सिर्फ 15 सवाल सॉल्व हो रहे थे सिर्फ 15 नहीं भाई, चारों का सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो RCA कनेक्टर, BNC कनेक्टर, F कनेक्टर और TRS। ठीक है, समझ में, इसका फुल फॉर्म होगा रेडियो
अगर हम इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, सॉरी अमेरिका हमेशा ए कैपिटल होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फुल फॉर्म, और इसका फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। आरसीए प्लग को हम जान लिए कि इसका फुल फॉर्म ये होगा, ठीक है। बायोनेट नेट कनेक्टर, ठीक है, बायोनेट नेट OR, ठीक है। और है फिर एफ कनेक्टर और टीआरएस। टीआरएस का फुल फॉर्म जब हमने पिछली क्लास में बताया था, टिप, रिंग और क्या था, स्लीव था कि नहीं था, ठीक है। चलिए अब आरसीए प्लग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मल ऑडियो और वीडियो सिग्नल के लिए यूज होता है। आरसीए कनेक्टर ऑडियो और वीडियो सिग्नल के लिए यूज होता है। अगर हम बात करें बीएनसी के लिए, तो ये तो मैक्सिमम हम यूज करते ही हैं। तो ये त्वरित कनेक्ट डिस्कनेक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी की जितनी भी सिग्नल्स होती है उसको हम ले जाते हैं या ले आते हैं, ठीक है। बीएनसी कनेक्टर आरएफ सिग्नल कनेक्टर कहलाता है, ठीक है। बायोनेट सेली का लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। इतना लंबा आपको ध्यान नहीं देना है, आप एक बार जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज है तो हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पकड़ना है, रूट पॉइंट पकड़ना है। जड़ क्या है, तो जड़ क्या है, आरसीए प्लग पूछेगा तो भाई ऑडियो सिग्नल को और वीडियो सिग्नल को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। कनेक्टर की बात करते हैं, देखो एफ कनेक्टर किसे पहचानेंगे हम, स्क्रू टाइप का होगा, ठीक है। स्क्रू टाइप का आरएफ कनेक्टर होता है, उसमें स्क्रू रहते हैं। अभी हम फोटो भी उसकी देखेंगे, ठीक है। कोएक्सियल केबल कनेक्शन के लिए उपयोग होता है, नॉर्मल कोएक्सियल केबल कनेक्टर के लिए उपयोग होता है और स्क्रू टाइप का होता है उसमें, ठीक है। टीआरएस की बात करें, जिसका हम बताए थे आपको दिखा के कि ऑडियो जैक, जब आप फोन में पहले बात करते थे तो उसमें एक, अब तो ब्लूटूथ आ गया है, जब ब्लूटूथ नहीं था तो हम ईयरफोन डालते थे, तो उसमें जो हम जैक डालते थे, जैक के अंदर डालते थे, वो क्या था, कैसा था, वो टेप, रिंग और स्लिप टाइप का था। 1/4 इंच या 1/8 इंच प्लग, जिसमें टिप, रिंग और स्लिप टीआरएस संरचना होती है। यह बैलेंस या स्टीरियो सिग्नल को ले जा सकता है, ठीक है। हमसे सवाल क्या पूछा है, अनबैलेंस का पूछा है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। अनबैलेंस ऑडियो सिग्नल या स्टीरियो सिस्टम टीवी, डीवीडी प्लेयर, कंपोजिशन, वीडियो में उपयोग होता है। और हमारा सवाल भी पूछा था कि अनबैलेंस, असंतुलित में उपयोग होने वाला, तो हमारा आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, आंसर भी मिल गया मैम। और साथ में चारों के बारे में भी पता चल गया कि अगले अगर क्वेश्चन में इसके बारे में आएगा तो हम इसके बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। अनबैलेंस का पूछेगा तो हम आरसी बोलेंगे, जहां बैलेंस की बात किया तो टीआरएस की बात करेंगे, ठीक है। टीआरएस वाला बैलेंस ऑडियो देखो, ठीक है, माइक्रोफोन, प्रोफाइल, ऑडियो उपकरण, स्टीरियो, हेडफोन में उपयोग होता है, ठीक है। एफ कनेक्टर की बात करें, केबल टीवी कनेक्टर में, सैटेलाइट टीवी कनेक्टर में, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट में हमारा उपयोग होता है। और इसकी बात करें तो ये पूरा बीएनसी कनेक्टर ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, तो आरएफ सिग्नल को ले आने के काम करता है। वीडियो और नेटवर्किंग, सीसीटीवी, ब्रॉडकास्टिंग में हम उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 171 का आरसीए प्लग हो जाएगा। और आरसी का फुल फॉर्म देख लिया, बीएनसी का देख लिया, एफ का देख लिया और टीआरएस का भी देख लिया। हमने चारों कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके फिगर है, ठीक है। बीएनसी के फिगर हमारा ये है, बीएनसी में हमारा दिखा रहा है कि इस वाले पॉइंट को क्या कह रहे हैं, इनर पिन कह रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं ब्लॉकिंग स्लॉट, जो ब्लॉक करने का काम करता है। मतलब जैसे हम जब कनेक्टर कनेक्ट करते हैं तो भाई वो लगा कैसे रहेगा, आपस में एकदम टाइट हो जाएगा, तो ना तो इसको जा करके लॉक कर देता है, ठीक है। तो वो हमारा लॉकिंग स्लॉट हो गया, ठीक है। ये हमारी मेटल की बॉडी है और ये पीवीसी कवर है, ठीक है। ये हमारा बीएनसी कनेक्टर का फिगर है। ये दिखाते हुए आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन से टाइप का कनेक्टर है। ये फिगर दिखा करके, मतलब इस टाइप का फिगर दिखा के भी आपसे पूछ सकता है, तो ये कौन से वाले हैं, हमारा टिप, रिंग और स्लीव, टीआरएस टाइप के है। देखो ये वाला हमारा टिप है, ये रिंग है और ये उसका स्लीव है, इसलिए इसका नाम रखा गया है टीआरएस, ठीक है। और ये रहा हमारा आरसीए प्लग,
जो पहला ऑप्शन है, जो सही जवाब था हमारा, ये हमारा RCA प्लग है। अब कहोगे आप ये और ये सेम है, नहीं, आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम नहीं है। इस वाले में हमारा स्क्रू टाइप जरूर होगा, इसका जो कनेक्टर जब कनेक्ट होता है वायर जाकर के, उसके बाद ये स्क्रू टाइप का होता है इसमें, ठीक है। इसके पार्ट देख सकते हैं, वैसे पार्ट सबसे नहीं पूछेगा, फिर भी हम फिगर को पहचानने आना चाहिए हमें, ठीक है। तो ए है सेंट्रल कंडक्टर, जो कि दिखा रहा है यहाँ ये वाला पार्ट है, जो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। ये हमारी मेटल की ट्यूब है। सी होल एंड स्क्रू है, ठीक है, ये वाला स्क्रू एंड होल की अरेंजमेंट है। डी क्लैंपिंग, क्लैंपिंग मतलब समझ रहे हो, पकड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। पीवीसी कवर है ये। और यहाँ पे बात करेंगे तो सिर्फ 3 चीजें हम देख सकते हैं, इनर पिन, मेटल बॉडी और हाउसिंग, ठीक है। ये रहा हमारा इनर पिन ए पॉइंट, ये मेटल की बॉडी और ये हमारा हाउसिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं RCA प्लग और F कनेक्टर के फिगर भी हमने देख लिए। चलो अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिसमैच, मिसमैच, ठीक है, मिस मैरी जब बड़ी हुई, वैसा वाला नहीं, ठीक है। मिस मैच इन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 विथ 50 ओम टू 75 ओम क्या ऑफ कोएक्सियल केबल, कह रहा है 50 ओम से 75 ओम इफेक्ट समाक्षीय केबल के साथ विशेषता परिबाधा Z0 में बेमेल का प्रभाव क्या होगा। अगर मान लो 50 ओम का हम BNC कनेक्टर लिए, उसको कनेक्ट कर रहे हैं 75 ओम वाले से, या 75 को लिए हैं 50 वाले से, या समझ लो कि जो हमारा लोड है जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं वो 75 का है, हम 50 का कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्या दिक्कत आ सकती है। तो क्या नो वीडियो सिग्नल होगा, नहीं भाई, हमारी वीडियो सिग्नल तो जाएगी लेकिन हमारी डेटा लॉस होगी उसमें, ठीक है। जैसे 2 पाइप का एग्जांपल ले लो, अगर 2 पाइप अगर सही कनेक्टर से नहीं कनेक्ट होंगे, जो बीच वाला जो हम कनेक्टर यूज करते हैं जिसके एक तरफ से दूसरा घुसाते हैं और एक तरफ से दूसरा होता है, तो अगर वो सही से नहीं कनेक्ट होगा तो पानी का लीकेज होगा, हाँ पानी का लीकेज होगा हमारा, तो क्या होगा वहां पे हमारी कंपोनेंट हीट, वहां पे नहीं, पानी का लीकेज होगा, हम बता रहे हैं कि डेटा लॉस हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे के वही केस यहाँ पे भी, अगर सही कनेक्टर हम नहीं उपयोग करेंगे तो कंपोनेंट घटक जो हमारे वो हीट हो जाएंगे, क्यों भाई, डेटा लॉस होगी तो उसके आसपास हमारी इन्वायरमेंट में क्या हीट के माध्यम से हमारी निकलेगी और कंपोनेंट्स हमारे जो भी रहेंगे वो हीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्या कोएक्सियल केबल जल जाएगा, नहीं भाई, जलेगा क्यों, क्या पानी अगर पाइप से एग्जांपल ले तो अगर पाइप से पानी नहीं जा पा रहा तो क्या पाइप पे उड़ जाता है, नहीं पाइप तो नहीं उड़ता ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बस हमारी डेटा लॉस हो जाती है और कंपोनेंट हमारे हीट हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, why the cotton braid is provided in the between the leads and shield of audio cable। ऑडियो केबल के लीड और शील्ड के बीच में कॉटन ब्रेड क्यों दिया गया होता है। तो इसलिए ताकि जो हमारा केबल है वो हमारा फ्लेक्सिबल है, लचीला रहे। अगर ये कॉटन ब्रेड और इसके बीच में कॉटन ब्रेड नहीं दिया गया होता, अगर कॉटन ब्रेड नहीं दिया होता तो हमारा केबल लचीला नहीं, तो बहुत टाइट है। कुछ केबल्स आप देख सकते हो एकदम घूमता ही नहीं है, तो वो इस वजह से, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारा यूज होता है, केबल के लचीलेपन के लिए हमारा कॉटन ब्रेड दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, why more number of strands and thicker gauge wire is used for high power amplifier to connect another location। क्यों किसी अन्य स्थान को जोड़ने के लिए उच्च शक्ति एम्पलीफायर के लिए अधिक संख्या में स्टैंडर्ड्स और मोटी गेज तार का उपयोग करते हैं। समझ लो मोटी गेज तार का हम उपयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और अधिक दूरी तक हमें भेजनी है ताकि हमारी डेटा लॉस ना हो, जो हमें सिग्नल भेजनी है वो सिग्नल हमारी चली जाए। तो अवॉइड लाइन लॉस से बचाने के लिए, हमारी हानियों से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। आप मेरे वीडियो सीरीज देखिएगा, स्टार्टिंग से जो पढ़ाया हुआ है, आपके जो क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बाकी जिन जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक शेयर करिएगा, और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट हो और आपको भी। आप खाली पढ़ के खाली आप सोच रहे तो आपकी जरूरी थोड़ी ना कि आपके जितने कंटेंट में है सबको नॉलेज होनी चाहिए। अपने से क्या रेस करोगे, रेस करना है तो भाई कुछ लोग तो होने चाहिए ना, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग बेयर कोएक्सियल केबल विदाउट एंड कनेक्टर। कह रहा
अंत कनेक्टर के बिना नंगे समाक्षीय केबल का उपयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है। अब भाई देखा है हमने कि अगर हम कनेक्टर नहीं उपयोग कर रहे, तार को तार ऐड देते हैं, तार को तार तो हम ऐड ही देते हैं भाई, हम नॉर्मल घरों की वायरिंग में अगर करते हैं तो तार ऐड करके हम टेप लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो केबल की बात हो रही है, तो कह रहा है अंत कनेक्टर यानी कि जो हमारा कनेक्टर होता है उसके बिना हम अगर जो भी हम कनेक्टर कनेक्ट कर दे तो क्या हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे जो सिग्नल होते हैं मिसमैचिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। मिसमैचिंग क्या होता है मैम, तो मिसमैचिंग होता है कि भेज रहे हैं कुछ आगे डाटा लॉस हो जा रही है, कुछ मिल रही है, कुछ नहीं पहुंच रही है, तो ये होता है हमारी मिसमैचिंग। ठीक है, तो कनेक्टर जैसे नल का पानी हमें लेना है, ठीक है, तो हम एक ऊपर में कुप्पी टाइप का लगाते हैं, उसको हम कनेक्टर बोल रहे हैं। अगर वो नहीं लगाने डायरेक्ट पाइप घुसाने को तो जाएगा नहीं, मिसमैच करेगा, तो कैसे घुसेगा, उसको घुसाने के लिए उससे बड़े मुंह का चाहिए भाई कि इसमें क्या चला जाए, हमारा नल चला जाए, ठीक है ना, तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोड बेमेल हो जाएगा, मिसमैच द लोड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा होगा आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट वेव बैंड। ठीक है, शॉर्ट वेव बैंड की फ्रीक्वेंसी पूछ रही है, देखो इसका हम बता दे रहे हैं आपको, और बाकी बैंड की फ्रीक्वेंसी भी दिखा देते हैं। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। चलो हम टेबल दिखा देते हैं भाई कि एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 30 से 30 हर्ट्ज, फिर सुपर लो फ्रीक्वेंसी 30 से 300 हर्ट्ज, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी 0.3 से 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, या फिर कह सकते हो 300 हर्ट्ज भी कह सकते हो इसको लिखने का तरीका है, अगर किलो हर्ट्ज में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख देंगे 0.3। ठीक है, वेरी लो की बात करें 30 से 30 किलो हर्ट्ज, लो फ्रीक्वेंसी 30 से 300 किलो हर्ट्ज, और मीडियम फ्रीक्वेंसी तो 300 से 3000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी, साथ में क्या लिखा है, शॉर्ट वेव, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ शॉर्ट वेव कितनी है, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। क्या हमारे ऑप्शन में है, हाँ 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करो 30 से 3000। ठीक है, अल्ट्रा हाई की बात करो 300 से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 300 नहीं 3000। ठीक है, इसी के बाद आएगा। ठीक है, 300 नहीं है, 3 पॉइंट होगा, 0.3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा एसएचएस, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, ईएचएफ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी 30 से 300, और ट्रेमेंडसली 0.3 से 3। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड काम कर रहा है। तो इसमें से कोई सा भी पूछ सकता है, तो हमारा शॉर्ट वेव वाला आंसर हमारे सामने है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। देखिए इसलिए कहते हैं थ्योरी पढ़ना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्लॉक डायग्राम से बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है आपको पढ़ने का। तो आप थ्योरी पढ़िए, अपने बुक से पढ़िए, अपने दोस्तों से पढ़िए, अपने जान पहचान वालों से पढ़िए, जहां से पढ़ना, अपने स्कूल कॉलेज कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे ये फिगर देखते ही पहचान गए होंगे कि किस चीज का फिगर होगा। ठीक है, जो बच्चे जुड़े होंगे का मतलब है ग्लोबल आईटीआई की एप्लीकेशन पे हमारा फुल कोर्स दिया हुआ है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट मैंने देखे हैं बच्चों को कि कहाँ कोर्स मिलेगा, तो ग्लोबल आईटीआई की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चल क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है, इसका साफ साफ नाम पूछ रहा था, ये कौन सा है, टीआरएफ रिसीवर है। अब इसमें हमने बताया था कि पहला एम्पलीफायर, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, पहला एम्पलीफायर, दूसरा एम्पलीफायर, डिटेक्टर, ऑडियो एम्पलीफायर और पावर रहता है। साथ में एक और सवाल पूछ सकता है, अभी तो यहाँ नाम पूछा है आपसे, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भाई ये यहाँ पे एक्स दिखा दे और ये ब्लॉक गायब कर दे, कहता है बताओ कौन सा वाला है, तो ये कौन सा सेकंड एम्पलीफायर लिखेंगे हम यहाँ पे, या फिर यहाँ भी एक्स दिखा सकता है, किसी भी ब्लॉक में जाकर के आपको एक्स दिखा देगा और पूछेगा भाई कौन सा वाला है, तो हमें पहचानना होगा। अब जब चारों की बात हुई तो चलो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म बताना चाहिए थी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई टीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो देखते हैं, पहला है हमारा
TRF रिसीवर, देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा और काम करने का तरीका, अगर दोनों में से किसी एक को भी आप समझ लोगे तो आपका ठीक है बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, FM रिसीवर यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रिसीवर, तीसरा था सैटेलाइट रिसीवर, चौथा था सुपर हेडोटाइट। तो चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं धीरे धीरे। यह एक सरल रिसीवर होता है जो सीधे RF सिग्नल को ट्यून करने का कार्य करता है। ट्यून का मतलब समझ में आ रहा है? ट्यून का मतलब हमने सेट पॉइंट सेट कर दिया, यानी आप FM सुनते होंगे, रेडियो मिर्ची और रेड FM करके सुनते होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी सेट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो चलता है, तो वही फ्रीक्वेंसी सेट करने को हम क्या करें, ट्यून करना। तो TRF रिसीवर हमारा उसी के बारे में है। ठीक, कैसे फ्रीक्वेंसी सेट करें, तो वो उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो उसको क्या करें, ट्यून कर रहे हैं हम, क्या सिग्नल को ट्यून कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ट्यून करता है और एम्पलीफाई करता है। काम करने के तरीकों देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। RF सिग्नल को सीधे ट्यून और एम्पलीफाई किया जाता है। क्या दोनों बात अलग अलग है? नहीं भाई, दोनों बात सेम है, दोनों बात हमें सेम सेम कही जा रही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यह FM सिग्नल को रिसीव और डिमोडुलेट करता है। FM रिसीवर का है, सिग्नल को रिसीव करेगा FM सिग्नल को और उसको मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट कर देगा। मॉड्यूलेट का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना और डीमॉड्यूलेट मतलब वैल्यू घटाना है, इस तरह से। या फिर समझ सकते हो कि हमें इसको पहले कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेशन करेगा और फिर उसका डीमॉड्यूलेशन करेगा, फिर नॉर्मल FM में कन्वर्ट कर देगा, फिर डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल से फिर FM में कन्वर्ट कर देगा। देखो लिखा है FM सिग्नल को रिसीव करके डीमॉड्यूलेशन क्रिया होती है जिससे ऑडियो प्राप्त हो जाती है। FM सिग्नल को हमने रिसीव कर लिया, फिर उसको डीमॉड्यूलेट आप ऐसे याद कर सकते हो कि डिकोड करना। ठीक है, डिकोड करना, आप मान लो कोई आपसे कोडिंग में बात करते हैं, जैसे पहले के टाइम में चलता था चतु चम ऐसे करके कि कहाँ जाओगे, तो हर शब्द के हर लेटर के आगे च लगाते थे हम लोग। तो उससे क्या होता था कि कोडिंग में बात होती थी, अब तो आदत छूट गई इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो कोडिंग में बात भी हो जाती थी, या फिर टीचर बैठा हो, आप लोग कुछ बात करना तो लिख लिख के बात कर दो, तो आपकी कोडिंग भाषा ही तो होगी, सामने को नहीं पता चल रही। तो जो आता था हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसको पहले क्या करते थे, डीमॉड्यूलेट मतलब डी कोड करेंगे और फिर हम अपने काम का बना लेंगे। तो हमें ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना, तो हम ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सैटेलाइट, भाई उपग्रह की बात हो रहा, तो उपग्रह रिसीवर में क्या होगा, जो भी सैटेलाइट से हमारी इंफॉर्मेशन आएंगी उसको रिसीव करना। जब यह उपग्रह से प्राप्त सिग्नल को रिसीव और उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, उपग्रह से आने वाले माइक्रोवेव सिग्नल को रिसीव करके डिकोड करता है। क्या दोनों में कुछ अलग बता रहा है? नहीं, सेम ही बता रहा है। अगला है सुपर हेडोटाइट। यह RF सिग्नल को एक निश्चित इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में बदलकर प्रोसेस करता है। देखो सुपर हेडोटाइट में क्या होता है, पहले इस पे आती है RF सिग्नल, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये इसको पहले बदलता है IF में, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदलता है, फिर काम करता है आगे का। तो RF सिग्नल को पहले IF में बदलता है, फिर डिटेक्ट और एम्पलीफाई करता है। वही चीज लिखी है सेम टू सेम। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा था आपसे कि ये कौन सा फिगर है, तो ये तो हम चलो बता दिए थे, हम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चयन की बात करें तो ये सीधे ट्यून आधारित होता है, ये खुद ही ट्यून कर लेता है। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी के अगर चयन की बात करें तो AM रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, या प्राचीन रेडियो सॉरी उपयोग की बात करें तो उपयोग में हमारा प्राचीन जो पुराने टाइम के रेडियो रिसीवर होते थे उसमें हमारा उपयोग होता था। अगर हम ये जो ट्यून वाला होगा TRF, ठीक है, ये FM वाला है, FM सिग्नल डिजाइन किया गया है। अब इसकी उपयोग की बात है, FM रेडियो और ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग में उपयोग होता है। इसकी बात करें तो ये हमारा ये रेडियो वाला है ना, ये हमारे सैटेलाइट वाला है, सॉरी सैटेलाइट, ये सुपर हेडोटाइट, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव करता है। और इसका यूज की बात करें तो DTH GPS टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में हमारा ये उपयोग होता है। कौन सा? सैटेलाइट। भाई GPS आप सभी को पता है कि आप जब मैप लगाते हो कि भाई कहीं जाना है, मैप खोलो, मैप लगाओ, भाई हम यहाँ चल जाएंगे, तो वो GPS का कार्य कैसे हो रहा है, ये सब सिग्नल्स भाई काम कर रहे होंगे तभी ना, कि ऐसे हवा में उड़ रहा है सब कुछ,
नहीं ना। नेक्स्ट है हमारा सुपर हेडर लोकल ऑक्सीलेटर की मदद से आईएफ सिग्नल की जनरेट करता है, जो अभी बताया आपको, ठीक है। आधुनिक रेडियो, टीवी, रिसीवर या मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारा उपयोग होता है, ठीक है। नॉर्मल अब जो मोबाइल कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारा सुपर हेडोटाइन रिसीवर यूज होता है। फिगर की बात करें तो ये हमारा कौन सा है, रेडियो रिसीवर है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम फॉर रेडियो रिसीवर, और ये हमारा सुपर हेडोटाइन का रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। छुप जा रहा है, अच्छा चलो ठीक है। ये हमारा किसका है, सुपर हेडोटाइन का है। इसमें आप देख सकते हैं आईएफ में कन्वर्ट कर रहा है, आरएफ ले रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसको मिक्सर में डाल रहा है लोकल ऑक्सीडेटर की हेल्प से, उसको किस में बदल रहा है, आईएफ में बदल ले रहा है, ठीक है। तो उसके बाद लिमिटर, और इसका फुल फॉर्म पूछता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, इसमें सिस्टम में लगा होता है कि इसमें गेन को हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। डिस्क लिमिटर और डी एम्फेसिस, फिर ऑडियो एम्पलीफायर। तो आपसे क्या पूछ सकता है भाई, आपको ये एरो एक्स करके दिखा दे बताओ क्या है, या फिर ये एरो एक्स करके दिखा दे बताओ क्या है, इसलिए फिगर आपके सामने ले आए हैं, ठीक है। रेडियो रिसीवर की बात करें तो देख सकते हैं आप, इसमें सब कुछ सेम टू सेम है सुपर हेडोटाइन के, बस ये वाला ब्लॉक नहीं है। देखिए आरएफ से मिक्सर हुआ, लोकल ऑक्सीडेटर मिक्स किया गया आरएफ सिग्नल को, और फिर इसको बदल दिया गया आईएफ सिग्नल में, ठीक है। एम्पलीफायर में गया, फिल्टर हुआ, फिर इसको डीमॉड्यूलेट कर देते हैं हम, ठीक है, अपनी डिकोडिंग कर देते हैं सिग्नल को, और फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बदल करके हम ऑडियो ले लेते हैं, ऑडियो फॉर्म में सुन लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए ऐसे इसी तरह कोई आपके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द फिडिलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट, रिसीवर सर्किट की निष्ठा क्या होता है। फिडिलिटी मतलब रिपीटेशन, मतलब कैसे हम विश्वास करें। जैसे मान लो हमने किसी को उधार दिया तो उसने हमें उधार एकदम समय से पहले लौटा दिया, फिर दोबारा वो मांगे तो हम कहेंगे चलो ठीक है दे देते हैं क्योंकि ये समय से पहले लौटा देते। ऐसे कई बार हो और हमेशा ऐसा ही हो कि वो समय से पहले लौटा दे, तो आपकी निष्ठा, आपका विश्वास उस पर बढ़ जाता है। तो यही होता है फिडिलिटी। कह रहा है कि रिसीवर सर्किट की निष्ठा क्या होती है, तो एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की यथार्थता, यानी कि एक ही कार्य बार बार हो रही है और वही चीज हो रही है तो आपको उस पर विश्वास होने लगता है। एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच बन जाता है, कहावत सुनिए ना। तो इसी तरह से, और साथ में जैसे मान लो अगर टेक्निकल भाषा में बताया जाए एग्जांपल के साथ, तो आपने 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, आप मल्टीमीटर से चेक किया 9 वोल्ट आया, आपका दोस्त चेक किया 9 वोल्ट आया, उस फिर पूरी क्लास के 40 बच्चे चेक किए, सब में 9 वोल्ट आया, ठीक है। तो इससे क्या विश्वास हो कि हाँ भाई ये बैटरी सही है। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चलो भाई बैटरी है तो वो तो 9 वोल्ट दे रही है हमारी, क्योंकि वो फिक्स है 9 वोल्ट। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई भी चीज की वैल्यू हम चेक करें और बार बार पुनरावृत्ति, क्या पुनरावृत्ति, उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और सही पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब जो वैल्यू एक बार आ रहा है वही 10 बार आ रहा है, वही 100 बार आ रहा है, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसी को बोल रहे हैं फिडिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? फिडिलिटी कहेंगे, विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चल अगला देखते हैं। What is the name of section of, देखो जैसे हम बताए कि आपको ब्लॉक डायग्राम में एक्स बना करके दिखाता है, और ये बच्चों को हम समझा चुके हैं क्लासेस जो हमने लिए उसमें, ठीक है, एप्लीकेशन पे। ये सबसे पहले आप दोनों ये है क्या है, तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। आपसे ये भी पूछ सकता है किसका ब्लॉक डायग्राम है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें किसी को भी एक्स दिखा करके पूछ सकता है, तो इसको फिलहाल दिखाया है, तो ये क्या है हमारा मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मॉड्यूलेटर। इसमें होता है क्या, देखो कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले सोर्स आता है, मतलब जहां से हमें भाई डेटा लेना है, ठीक है। सोर्स आया, उसको एनकोडिंग किया, ठीक है, अपने भाषा में बदला, फिर चैनल एनकोडर द्वारा, मतलब कि चैनल के द्वारा, चैनल एनकोडर लिखा है वो ब्लॉक डायग्राम में, एक लाइन भी लगा सकते हो आप। मॉड्यूलेटर में गया, मॉड्यूलेशन हुआ, ठीक है, उसको फिर चैनल द्वारा डीमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर द्वारा में भेजेंगे, वो डिटेक्ट करेगा सिग्नल को या डीमॉड्यूलेट करेगा, फिर चैनल द्वारा वो सोर्स डिकोड हो जाएगा वापस और डेस्टिनेशन पे अपने पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। अंकीय अधिश्री में
अधिमिश्रण में इस्तेमाल संकेत के नाम क्या है। अब इस संकेत के नाम पूछा है। देखो मैं बता रही कि आपके नीमी पैटर्न में जो पीडीएफ है उसके आंसर आपका दिया हुआ है पीएसके, ठीक है। पिछली बार जब हमने क्लास लिया था तो फिर बच्चे बोल रहे थे अरे इसका आंसर नहीं बताया, इसका आंसर नहीं, मतलब पूरा समझा दिया था, फिर भी कह रहे हैं इसका आंसर नहीं बताया। देखिए आपके पीडीएफ में आंसर है बी, आप एग्जाम में जाएंगे वहां आंसर लगा के आएंगे पीएसके, ठीक है। बी नहीं, पीएसके वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। क्या है? फेज शिफ्ट कीइंग। स्पेल फुल फॉर्म में पता होना चाहिए ना, फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, शिफ्ट कीइंग, ठीक है। इसका बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और इसको बोलेंगे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये हो गया हमारा क्या पीएसके फेज शिफ्ट की। ये आपका आंसर सही है पीडीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ यही फिगर आया हो, ध्यान से सुनना, एग्जाम में सिर्फ यही फिगर आया हो और रेफरेंस के लिए कोई और फिगर नहीं आया हो तो आपको कैसे पता लगेगा? तो कुछ मत करना, पीएसके लगा के चले आना। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें पहचाना कि कौन सा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, कौन सा फेज शिफ्ट कीइंग है और कौन सा हमारा फेज शिफ्ट कीइंग है और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है, ठीक है। चलो ध्यान रखते हैं, सॉरी, चलो पहले इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको समझते हैं। क्या है? एक डिजिटल मैसेज सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये ASK है, ठीक है। इसमें क्या चेंज हो रहा है? किसमें चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब शिफ्ट हो रहा है। हम नहीं बोलते हैं कि कहीं बैठना था, थोड़ा शिफ्ट होना हम बैठेंगे तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अब देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, ठीक है। डिजिटल मैसेज सिग्नल है 1, तो 1 है तो ये नॉर्मल सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, यही चेंज होगा हमारा इस सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैसेज सिग्नल हमेशा बदलता है किसके अकॉर्डिंग? कैरियर सिग्नल बदलता है वैसे सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल है, आप सब में देख रहे हैं कैरियर सिग्नल नॉर्मल है। पहला आया 1, तो 1 आया तो हमारा आउटपुट आ गया 1, जहां 0 हो वहां आउटपुट कुछ नहीं आया। फिर आया हमारा 1, फिर 1 आ गया, फिर देखो उसके बाद 1 है तो फिर 1 का आउटपुट आ गया। लेकिन जैसे 0 आया वहां कोई आउटपुट नहीं, 0 कोई आउटपुट नहीं, और 1 आया तो फिर हमारा आउटपुट हो गया। मतलब हमारा देख सकते हैं जो ये सिग्नल है, जो ये वाला सिग्नल है वो हमारा शिफ्ट हो जा रहा है और हमें आउटपुट नहीं दे रहा। तो जहां 0 0 है वहां आउटपुट नहीं है, जहां 1 है मैसेज सिग्नल में वहां हमारे आउटपुट मिल रहा है। तो ये हो गया ASK का। क्या आपको यहाँ पे 3 फिगर दिख रहे हैं कहीं भी? अरे 1 0 1 1 0 0 1 से हम कैसे बता देंगे कौन सा वाला है? क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब आप पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, बट आप लगा सकते हो एग्जाम में आएगा तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप जरूर जांच लेना कि कौन सा वाला है, एम्पलीट्यूड हो रहा है शिफ्ट या क्या शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब चलो इस वाले को भी देख लेते हैं। अब तो ये देख लेना कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, यहाँ लिख भी देते हैं हम ASK, यहाँ लिखा भी तो हुआ है ASK, ठीक है। अब इसको देखो, ये हमारा दिख रहा है PSK, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा दिख रहा होगा इतना, थिंक इतने में तो दिख जाएगा, दिख रहा है। चलो फेज शिफ्टिंग यानी जिस सवाल को ये पूछा है वो अगर आता तो प्रॉपर इस तरह से आता। देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है हमारा सवाल, यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, ये तो नॉर्मल रहेगी मैम, हाँ भाई कैरियर सिग्नल नॉर्मल रहेगी। 1 दिया, 1 के अकॉर्डिंग हमारा नॉर्मल सिग्नल आ गया। 1 के बाद क्या दिया? 0 दिया। जैसे 0 दिया ये शिफ्ट अपना बदल देगा, मतलब ये अपना फेज बदल देगा, कोड बदल देगा, ठीक है। फेज का मतलब हम जानते हैं ना कोड होता है, तो वैसे ही कोड बदलेगा, यहां से उलट जाएगा, यहां से शुरू होकर के फिर आएगा, ठीक है। अब देखा 0 के बाद फिर 1 आ गया तो फिर ये बदलेगा अपना और फिर यहां से 1 पे आराम से चला जाएगा, ठीक है। फिर 1 पे देखो आराम से चला और
फिर 0 पे क्या होगा, फिर उलट जाएगा, ऊपर से ना करके फिर से नीचे से आएगा, ठीक है। फिर देखो 0 पे आया, फिर नीचे से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ आया, और जैसे ही 1 पे आया देखो फिर से ऊपर से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपका फेस बदला है, यहाँ बदला है, ठीक है, यहाँ बदला है, 2 जगह हमारा फेस बदलना है, जहाँ पे 1 से 0 शिफ्ट हो रहा है या 0 से 1 शिफ्ट हो रहा है ना। और एक यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये कौन सा है, PSK यानी फेस शिफ्टिंग, और यही वाला दिखाना चाहिए था प्रॉपर, बट क्वेश्चन में नहीं दिखाया है, ठीक है। तीसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। चलो भैया इसको भी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को भी कैसे होता है। ये रहा हमारा डिजिटल सिग्नल, ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कैरियर सिग्नल, जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। 1 में देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आपस में कितनी ज्यादा सघन है। सघन का मतलब आपस में एकदम पास है, ठीक है। समझ लो ये गर्मी का मौसम चल रहा है और जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो सब पास है, और जैसे 0 हुआ यानी गर्मी का मौसम होगा सब फैल गए, देखो 0 हुआ फैल गए, फिर आई ठंडी का मौसम फिर सब पास आ गए, देखो 1 और 1 फिर सब पास आ गए। जैसे ही हमारी गर्मी का मौसम आया फैल गए, ठीक है। फिर ठंडी का मौसम आया तो 1 हो गया यानी पास आ गए। ये केवल समझने का तरीका है। 1 यानी कि 1 पे हमारा कैसे दिखा रहा है, सब क्लोजर है, एक दूसरे से पास है, और जैसे ही हमारा 1 से 0 चेंज हो रहा है, हमारा क्या फ्रीक्वेंसी, इसकी जो आवृत्ति है वो फैल जा रही है, कम हो जा रही है, फिर आवृत्ति बढ़ जा रही है 1 पे बढ़ जा रही है, फिर आवृत्ति कम हो जा रही है और फिर बढ़ जा रही है। तो इस तरह का सिग्नल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, ये कौन सा वाला है मैम, ये FSK वाला है। हो भी तीनों सिग्नल समझ में आ गए, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अभी यहाँ पे आपका PSK पूछा था। चलिए तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा एज यूजुअल PDF में है, बट यहाँ हमने आपको समझा दिया अच्छे से तीनों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। What is the range of frequency for medium wave? मीडियम वेव के लिए फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, किसमें, AM ब्रॉडकास्टिंग में। AM प्रसारण मध्यम वेव मेगावाट के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है, तो बच्चों ने पढ़ा है हमसे, हम कनेक्ट थे, और आप भी ध्यान से देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 530 हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लाइट की भैया स्पीड, गति, प्रकाश की गति पूछ रहा है। हम तो भाई 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई, सबने जाना होगा प्रकाश की गति है 3 × 10 के घाते 8 है। ये ऐसा 108 नहीं, ठीक है, 10 के घाते 8 है मीटर पर सेकेंड, यही है हमारी प्रकाश की गति। चलो अगला देखा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनालॉग मल्टीप्लायर IC AD633, ठीक है। तो ये तो बात समझने वाली है कि क्या करता है एनालॉग गुणक IC E633 का कार्य क्या है, तो जनरेट AM सिग्नल, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई इसको बताइए क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 183 का क्या हो जाएगा, जनरेट AM सिग्नल। AM सिग्नल को जनरेट करता है, ये याद रख लेना, IC633 और भी IC के बारे में बताया है, बहुत एलोबरेट में अच्छे से आपको पढ़ना हो, आप ग्लोबल ITI की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप कोर्स पढ़ सकते हैं। बाकी आप MCQ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों चीज साथ में लेके चलिए, मेरा नहीं, आपको अपना पढ़ना, आप अपना थ्योरी कवर करिए, ठीक है। अगर आपको मन कर रहा है कि हम खुद से कर लेंगे तो ठीक है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट थ्योरी और MCQ दोनों साथ साथ लेके चलिए। तो यहाँ आपकी क्लास आज की ओवर होती, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी बच्चों जिनको बहुत जरूरत है, जिनको पढ़ना है, उन तक शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। एक चीज थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया कि यहाँ लिखा है क्लास 7, बट ध्यान मत दीजिएगा इस पे, ये क्लास हमारी 11 ही है। सबसे पहले ही हमने यहाँ पे आपको दिखाया थंबनेल पे, क्लास हमारी 11 है, ठीक है। तो ये केवल यहाँ की मिस्टेक है, ठीक है, क्लास 11 ही चल रही है, ठीक है।